सो गाइस स्टार्ट करेंगे पेपर वन के पहले टॉपिक से। हम लोग बात करेंगे कोणार्क सन टेम्पल के बारे में, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में क्यों देखने को मिला है, कोणार्क सूर्य मंदिर का, तो बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, इनके द्वारा इस सूर्य मंदिर का कंजर्वेशन कार्य किया जा रहा है, संरक्षण का कार्य जो है वो एएसआई के द्वारा इस सूर्य मंदिर का किया जा रहा है। दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में था। थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे सूर्य मंदिर के बारे में। तो ये सूर्य मंदिर 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। इस सूर्य मंदिर को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान सूर्य जो है उनका एक बहुत बड़ा सा रथ है, राइट। इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है भगवान सूर्य का ये मंदिर जो बनाया गया है वो एक रथ के तौर पर बनाया गया है। और इसमें 12 पेयर्स हम लोग को पहियों के देखने को मिलते हैं, और वो भी एक्सक्यूसिटली ऑर्नामेंटेड पहिए हैं ये, यानी कि इसमें बहुत सारा आर्किटेक्चरल वर्क जो है वो किया गया है, राइट। ये बहुत बेहतरीन वर्क किया गया है इन पहियों पे, और इवन पूरे मंदिर पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन जो है वो वर्क किए गए, यानी कि बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट चीजें इस प्रकार की गई हैं, इस प्रकार से इस मंदिर को बनाया गया कि इसका जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन डिजाइन इसके अंदर हम लोग को देखने को मिले। जब आप आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लोगे, राइट, तब आपको भारत दर्शन जब करवाया जाएगा तो हो सकता है कि आपको इस मंदिर में भी ले जाया जाए, राइट। तो ये वाली चीज है, तो इससे भी एक मोटिवेशन लेते हुए अपनी तैयारी करो, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि भारत दर्शन जो है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन चीज हो जाती है, राइट। मजा आ जाएगा जब जाओगे तो। और इस मंदिर को, और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि ये 12 पेयर्स इसमें पहिए के हैं, और इस पूरे रथ को जो है वो 7 घोड़े खींचते हैं। तो ये 7 घोड़े भी आप लोग को थोड़ी सी मतलब एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए इस मंदिर के बारे में। तो दो तीन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी हमने जानी कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। एक तो 13वीं सेंचुरी का ये मंदिर है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये मंदिर को देखो तो ऐसा लगेगा कि भगवान जो सूर्य हैं उनका एक बहुत बड़ा सा रथ है, और इस रथ में 12 पेयर्स हम लोग को पहिए के देखने को मिलते हैं, और इस पूरे रथ को 7 घोड़े खींचते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। इसको किसके द्वारा बनाया गया था, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो गंगा वंश, गंगा डायनेस्टी के एक महान शासक राजा नरसिम्हा-देव के द्वारा किया गया था। नरसिम्हा-देव प्रथम के द्वारा किया गया था। तो याद रखना, नरसिम्हा-देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, राइट। और नरसिम्हा-देव प्रथम जो थे राजा, वो गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये मंदिर को 1984 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया हुआ है, क्योंकि जो इसका आर्किटेक्चरल ग्रेटनेस जो इसकी है, और सोफिस्टिकेशन और एबंडेंस ऑफ स्कल्पचरल वर्क इसमें जो हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, यानी कि जो मूर्ति कला है बेहतरीन तरीके की, और जो माइन्यूट माइन्यूट चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन की गई है, तो उसको देखते हुए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस मंदिर को शामिल किया हुआ है, राइट। और ये मंदिर हम लोग को परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है, एक बेहतरीन मिश्रण हम लोग को देखने को मिलता है कलिंग आर्किटेक्चर का, कलिंग वास्तुकला का, विरासत का, हेरिटेज का, आकर्षक समुद्र तट का, एग्जॉटिक बीच भी यहां पर है, और बेहतरीन मतलब विशिष्ट प्राकृतिक सुंदरता भी आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगी। जब आप वहां पर जाएंगे तो आप लोग को ये इन सब चीजों का जो है वो एहसास होगा। बीच के पास बेहतरीन एनवायरमेंट, बेहतरीन माहौल, नेचुरल ब्यूटी। कोई गए होंगे तो बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस मंदिर में, राइट। इसके अलावा इस मंदिर को प्रोटेक्शन हासिल है नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एंड इट रूल्स 1959। इसके थ्रू प्रोटेक्शन जो है वो इस मंदिर को हासिल है, इस कानून और रूल्स के थ्रू। और कोणार्क जो है गाइज, ये थर्ड लिंक हम लोग को ओडिशा के गोल्डन ट्राइंगल का देखने को मिलता है। पहला लिंक जो है वो जगन्नाथपुरी मंदिर, आप लोग को पता होगा जगन्नाथ मंदिर पुरी में, राइट। दूसरा लिंक भुवनेश्वर में हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि ओडिशा की कैपिटल सिटी, राइट। और तीसरा लिंक जो है ये कोणार्क हम लोग को नजर आता है, राइट। तो गोल्डन ट्राइंगल जो है ओडिशा का, उसका ये थर्ड लिंक है। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर ओडिशा की गोल्डन ट्राइंगल की बात कर ली जाए तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ओडिशा का जो गोल्डन ट्राइंगल है, एक जगन्नाथपुरी, दूसरा हम लोग को देखने को मिलता है भुवनेश्वर, और तीसरा हम लोग को देखने को मिल रहा है ये कोणार्क, ठीक है। तो ये चीज है। और ये टेम्पल जो है ये जाना जाता है ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी, क्योंकि इसका डार्क कलर है, राइट। और जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी के अंदर, उसको व्हाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ये वाली चीज भी है, कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसकी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, राइट। और यहाँ पर हम लोग को मेजर पिलग्रिमेज साइट भी देखने को मिलती है हिंदूज की, जो यहाँ पर आते हैं। और चंद्रभागा मेला जो है वो फरवरी के महीने पर यहाँ पर लगता है हर साल,
राइट। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए चंद्रभागा मेला के बारे में भी। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थे, डिटेल्स थी, जिनकी आपको एक अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए थी। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक पूरी बात है। अब गाइस हमें फिर से देखने को मिल रहा है कि डेप्यूटी कलेक्टर और कलेक्टर जो तेलंगाना के हैं उनको 3 महीने और 4 महीने की जेल की सजा हुई है, राइट, सजा सुनाई गई है। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है आप तेलंगाना के अंदर ही। और आप लोग को शायद याद आ रहा होगा कि 6 तारीख को 6 मार्च 2021 को हम लोगों ने इसी प्रकार की एक और न्यूज देखी थी, जिसमें अगेन जो है वो कलेक्टर जो है उनको जेल की सजा सुनाई गई थी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? 6 मार्च वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी केस उसी प्रकार का है कि कोर्ट ने मना किया था। कोर्ट ने बोला था कि जो किसान है जिनकी जमीन आ रही है, यानी कि फार्मर जो है जिनकी जमीन आ रही है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अंडर एक रिजर्वायर बनाना है, सागर रिजर्वायर बनाना है, तो वहां पर जो किसानों की जमीन आ रही है उन किसानों को डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, उनको हटाया नहीं जाएगा, राइट, उनकी जगह से। तो ये चीज जो है वो कोर्ट ने इस प्रकार के ऑर्डर दिए थे। बट क्या हुआ कि कलेक्टर ने कोर्ट के इन ऑर्डर को माना नहीं, और इसी चीज को देखते हुए जो है वो, और इवन यहाँ पर ये भी बताया गया कि पेटिशनर की ये भी कंप्लेन थी कि उनको फोर्सफुली उनकी जमीन से निकाल दिया गया, और इवन लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है तो उसके तहत भी उनको कंपनसेशन नहीं मिला, रिहैबिलिटेशन नहीं प्रोवाइड किया गया। तो ऐसी चीज सामने आई थी। तो इसको लेकर अगेन फिर से जो है वो कोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली है। बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, फैक्ट है, जिसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि तेलंगाना में इस प्रकार का लगातार दूसरा ऐसा इशू हम लोग को देखने को मिला। ठीक है, अब देखिए बताया जा रहा है कि केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही अल्प पेंशनों में बढ़ोतरी का सुझाव सामने आया है, राइट। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी बताया जा रहा है कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट हमें देखने को मिली थी, जिसने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी है लोकसभा के अंदर रिसेंटली। तो रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि केंद्र के लिए निर्धन वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं और विकलांग लोगों, पुअर सीनियर सिटीजन्स, विडोज और डिसेबल्ड पर्सन जो है, तो उनके लिए दी जाने वाली अल्प पेंशन को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। तो जो पेंशन प्रोवाइड किया जाता है पुअर सीनियर सिटीजन्स को, विडोज को, डिसेबल पर्सन्स को, तो बताया जा रहा है कि उनको जो पेंशन दिया जा रहा है तो उस पेंशन को बढ़ा दिया जाए। तो इसका सुझाव जो है वो इस रिपोर्ट में सामने आया है। थोड़ी सी बात करते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की। तो आपको बता देंगे कि ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी सारे स्कीम्स के कंपोनेंट जो है वो शामिल हैं, जिसके तहत 200 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति माह की सहायता प्रदान की जा रही है, राइट, जो कि काफी ज्यादा कम है। 200 रुपए और 500 रुपए, राइट, कितना कम है आज की रेट में, महंगाई के जमाने में, राइट। तो ये हर महीने की बात हो रही है कि 200 से 500 रुपए हर महीने जो है वो अलग अलग स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड किए जा रहे हैं पेंशन के तौर पर। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये हमें देखने को मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। 15 अगस्त 1995 से ये लागू की गई है, राइट। और यह संविधान के अनुच्छेद 41, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 41 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो हम लोग को देखने को मिलता है, इसके तहत हमें देखने को मिलता है कि स्टेट जो है वो पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराए, यानी कि स्टेट को डायरेक्शन दिया हुआ, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर स्टेट को डायरेक्शन दिए जाते हैं कि स्टेट जो है वो पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराए अपने सिटीजन्स के लिए इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगार अगर सिटीजन है तो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। जो ओल्ड एज है, राइट, वृद्ध लोग जो हैं, जो बीमार लोग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनको जो स्टेट जो है पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराए, राइट। और भी जो अनडिजर्व वांट जो हम लोग को देखने को मिलती है विद इन द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, की सरकार की इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट को देखते हुए जो और भी जो दूसरे केसेस होते हैं जिसमें लोगों को जो जॉब्स वगैरह नहीं मिल पा रही है, या जो लोग डिजर्व कर रहे हैं उनको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए कुछ पब्लिक असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए सरकार के द्वारा। तो ये बाकायदा आर्टिकल 41 में भी वाली चीज़ मेंशन है। और तो ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो आर्टिकल 41 से एसोसिएटेड भी हम लोग को देखने को मिलता है। और इसका मेन एम ये है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना ओल्ड एज के लोगों को, विडोज को, विधवाओं को, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, दिव्यांगजन जो व्यक्ति होते हैं उनको सोशल पेंशन के फॉर्म में, राइट। इसकी ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। कवरेज की बात करें तो करेंटली मोर देन 3 करोड़ पीपल्स, 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, तो वो इस स्कीम के हिस्से के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है, उस स्कीम के बेनिफिशियरी हैं, जिसमें 80 लाख विधवाएं हैं, 10 लाख डिसेबल पर्सन है, और 2.2 करोड़ ओल्ड एज पर्सन हम लोग को इसमें देखने को मिल रहा है। प्रेजेंटली जो हम लोग को नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है इसके अंदर हम लोग को 5 स्कीम्स देखने को मिलती हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम,
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम। तो ये 5 स्कीम है जिसके थ्रू पेंशन वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है। किन किन को प्रोवाइड किया जा रहा है याद रखना, ओल्ड एज पीपल्स को, राइट, यानी कि एल्डरली पीपल को, विडो को, राइट, और डिसेबल पर्संस को, ओडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूडी। तो ये वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब गाइस बात करेंगे दिशा बिल 2020 के बारे में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं आप लोग को पहले भी कवर करा चुका हूं काफी ज्यादा डिटेल में, राइट, बट वो काफी समय हो गया था। अगेन फिर से अब मैं इस टॉपिक को आपको कवर कराने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज तो याद रखना, आंध्र प्रदेश का है ये दिशा बिल। स्पेशल कोड फॉर स्पेसिफाइड ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन बिल 2020 है ये। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों हेतु निर्दिष्ट विशेष न्यायालय विधेयक 2020 ये हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि नाम से ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाना चाहिए कि महिला और बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम होता है तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट की बात करता है ये बिल। और मेन फोकस इस बिल का ये है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार, जो रेप और गैंग रेप जैसे जो केसेस हम लोग को सामने देखने को मिलते हैं, इसमें जो घटिया लोग, जो अपराधी इस प्रकार के जो होते हैं, उनके लिए मौत की सजा दिए जाने का मार्ग प्रशस्त करता है ये, कि जो रेपिस्ट वगैरह है उनको मौत की सजा जो है वो दी जानी चाहिए। तो इसको लेकर ये बिल बात करता है। पहले मैं आप लोग को इस बिल के फीचर्स बताता हूं, उसके बाद फिर ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फीचर मेनली आपके लिए थोड़ा सा इस बिल के इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पर फोकस किया जाता है कि जो भी इस प्रकार के गंभीर आरोप हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, राइट, रेप और गैंगरेप जैसे केसेस जब सामने आते हैं, तब 7 दिन के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। 14 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ट्रायल का मतलब समझते हो कि पुलिस जो है वो चार्जशीट पेश करती है कोर्ट में। अब पुलिस की जो चार्जशीट होती है वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस बताती है कि ये फलाना आरोपी है। फिर आरोपी जो है वो अपने वकील को खड़ा करता है, फिर वो कोर्ट में केस चल रहा होता है, तो वो ट्रायल होता है पूरा, राइट, कि कोर्ट में, यानी कि अभी तक जज ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, राइट। तो उस दौरान का जो पीरियड होता है जब कोर्ट में केस चल रहा होता है, राइट, अपराधी का वकील लड़ रहा होता है और स्टेट की तरफ से वकील लड़ रहा होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ रहे होते हैं, राइट। तो वो जो पीरियड होता है वो ट्रायल वाला पीरियड होता है। तो 14 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए। मतलब समझ रहे आप कि जल्दी से जल्दी जो है वो केस सॉल्व होना चाहिए। तो इसकी बात करता है ये बिल। वेयर देयर इज अ एडिक्वेट कंक्लूसिव एविडेंस, जब भी एकदम से एडिक्वेट कंक्लूसिव एविडेंस वगैरह जो आ जाते हैं तो उस समय 14 दिन के अंदर पूरा केस जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए। एंड रिड्यूसिंग द टोटल जजमेंट टाइम टू 21 डेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 4 मंथ्स। तो जो टोटल जो जजमेंट का जो टाइम है, ये वाली बात बताई जा रही है कि कंप्लीट जो टाइम जो दिया जाना चाहिए जजमेंट का, वो 4 महीने से घटाकर 21 दिन जो है वो करने की बात की जा रही है, कि फैसला जो है वो कंप्लीट फैसला जो है वो सुनाया जाएगा 4 महीने के अंदर अंदर नहीं, अब 21 दिन में सुना दिया जाएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि लाइफ इंप्रिजमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई जाएगी। अदर सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के मामले में, राइट, इसमें इंक्लूड किया गया है सेक्शन 354F और 354G को आईपीसी के, राइट। तो इसमें अगर कोई भी आती है, यानी कि बच्चों के खिलाफ अन्य यौन अपराध के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। और हरासमेंट जब महिलाओं का जब होता है, इस प्रकार के जब केसेस आते हैं कि सोशल या फिर डिजिटल मीडिया में महिलाओं को हरास किया जाता है, राइट, तो उस मामले में यहां पर 2 साल की सजा जो है वो पहले कन्विक्शन पर आरोपी को सुनाई जाएगी। यानी कि पहली बार अगर वो आरोपी का आरोप जो है, यानी कि जो आरोपी होता है उसने जो आरोप किया होता है वो अगर सिद्ध हो जाता है तो पहली बार के लिए उसको, यानी कि पहली बार अपराध करने के लिए उसको 2 साल की सजा सुनाई जाएगी। फिर वही व्यक्ति अगर फिर से दूसरी बार और फिर लगातार इस प्रकार के आरोप में इन्वॉल्व होता है, इस प्रकार से ऑनलाइन वगैरह या डिजिटल मोड के थ्रू महिलाओं को हरास करता है, तो फिर उसको 4 साल की सजा सुनाई जाएगी। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। और इसके लिए एक नया सेक्शन हम लोग को आईपीसी 1860 के अंदर देखने को मिल रहा है, 354F, ठीक है, 354F की यहाँ पर बात हो रही है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी कि एक सेक्शन जो है वो ऐड किया गया है। अब इसके अलावा आगे की बात करें तो बिल के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो स्टैब्लिश करेगी, ऑपरेट करेगी, मेंटेन करेगी एक रजिस्टर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसको कहा जा रहा है वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफेंडर्स रजिस्ट्री। यानी कि इसमें वो ऑफेंडर्स होंगे, वो अपराधी के नाम जो है वो लिखे रहेंगे जो ऑफेंड करते हैं, यानी कि जिनके खिलाफ अपराध हम लोग को देखने को मिलता है। तो वो बेसिकली ऑफेंडर की एक रजिस्ट्री मेंटेन करने की बात की जा रही है, जो भी लोग महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनकी एक लिस्ट जो है वो तैयार की जाए, जिससे कि उनके ऊपर निगरानी समय समय पर रखी जा सके। दिस रजिस्ट्री विल बी मेड पब्लिक, और ये रजिस्ट्री पब्लिक कर दी जाएगी, जैसे कि पब्लिक को भी पता लगे कि कौन, यानी कि कौन कौन लोग हैं जो इस प्रकार के आरोप में इन्वॉल्व हैं, महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट गंभीर आरोपों में इन्वॉल्व हैं,
राइट। और दिस रजिस्ट्री विल बी मेड पब्लिक एंड विल बी अवेलेबल टू द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को ये लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, राइट, इस प्रकार की। और गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, सरकार जो है वो एक स्पेशल कोर्ट एस्टैब्लिश करेगी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके थ्रू स्पीडी ट्रायल जो है वो कंडक्ट हो सके, 14 दिन में ट्रायल जो है वो फिनिश हो जाए। और ये जो कोर्ट है गाइस, ये एक्सक्लूसिवली डील करेंगी ऐसे ही केसेस के ऊपर जो महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेप के, एसिड अटैक के, स्टॉकिंग के, राइट, वोयरिज्म के, सोशल मीडिया हरासमेंट ऑफ वुमेन के, सेक्सुअल हरासमेंट, और सभी केसेस जो पॉस्को के अंदर आते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। यानी कि ये जो कोर्ट होगी, स्पेशल कोर्ट, वो इन सभी केसेस के साथ डील करने वाली है, राइट। और गवर्नमेंट जो है वो एक स्पेशल पुलिस टीम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूट करेगी, सेटअप करेगी, जिसको डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पुलिस टीम का नाम दिया जा रहा है, जिसको एक डीएसपी हेड करने वाले हैं, राइट। मतलब जो भी मामला वगैरह जो होगा इस प्रकार के महिलाओं और बच्चों के अगेंस्ट जो मामले सामने आएंगे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्पेशल पुलिस टीम हमें देखने को मिलेगी। और गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, यानी कि वकील जो होते हैं ना, स्टेट की तरफ से जो वकील केस लड़ते हैं, तो उसको एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सरकार अपॉइंट करेगी हर एक स्पेशल कोर्ट में, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है, जिसके बारे में बस आपको एक जानकारी, एक आइडिया होना चाहिए। और गाइज अभी ये टॉपिक हम लोग को न्यूज में इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को कि एक इंटर मिनिस्टेरियल कंसल्टेशन शुरू किया जाए इस आंध्र प्रदेश के दिशा बिल के लिए, राइट। ये बिल जो है आपको बता दें कि गवर्नर के द्वारा रिजर्व किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर, किस पर्पस के लिए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एसेंट के पर्पस के लिए। आपको पता होगा कि कोई भी बिल जो होता है, जैसे कि स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी बिल को पास करती है तो वो बिल जो है वो गवर्नर के पास आता है, फिर गवर्नर उस बिल पर एसेंट देते हैं। बट गवर्नर के पास एक पावर ये भी होती है कि गवर्नर जो है वो उस बिल को अपने पास रख लेते हैं, ये बोलकर कि इस बिल को वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को दिखाएंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के साथ कंसल्ट करके इस बिल को जो है वो पास किया जाएगा, राइट। यानी कि फाइनल कॉल जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा लिया जाएगा। तो ये गवर्नर जो है आंध्र प्रदेश के, उनके द्वारा इस बिल को रिजर्व किया गया है, राइट। तो इस बिल पर फर्दर कार्रवाई करने के लिए नोडल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स के कंसल्टेशन की आवश्यकता है, और इसलिए कहा जा रहा है कि इंटर मिनिस्टेरियल कंसल्टेशन जो है वो इस बिल को लेकर शुरू किया जाए, राइट। बातचीत शुरू किया जाए, परामर्श किया जाए आपस में मिनिस्ट्रीज के बीच में इस बिल को लेकर, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को एक जनरल जानकारी, स्पेशली मेनली जो इस बिल के फीचर्स है ना, वो आप लोग को मोटे मोटे तौर पर पता होने चाहिए। और अब कई पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जॉइंट एक्सरसाइज डसलिक की यहाँ पर बात हो रही है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये हम लोग को एक्सरसाइज देखने को मिलती है। डसलिक इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज अभी इंडिया में हुई है, इसका ये सेकंड एडिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये एक्सरसाइज जो है गाइस काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के ऊपर बेस हम लोग को देखने को मिलती है। इसका मेन एम ये है कि आपस में दोनों कंट्रीज की आर्मी के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन को एनहांस करना, बढ़ावा देना। अब गाइस बात करेंगे सिंथेटिक अपार्चर रडार के बारे में। किसके बारे में? सिंथेटिक अपार्चर रडार के बारे में, SAR के बारे में। तो देखिए गाइस सिंथेटिक अपार्चर रडार जो है ये एक और आमतौर पर एयरबॉर्न या फिर स्पेस बॉर्न साइड लुकिंग रडार सिस्टम है ये, और यह जिस वायुयान अथवा अंतरिक्ष यान पर स्थापित होता है उसके उड़ान पथ को एक अत्यधिक विशाल एंटीना के रूप में उपयोग करता है तथा हाई रेजोल्यूशन के दूर संवेदी बिंब प्रदान करता है। हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग इमेजनरी प्रोवाइड कराता है और सिमुलेट करता है एक्सट्रीमली लार्ज एंटीना को। मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आएगा ध्यान से अच्छे से, तो मैं आपको अभी क्लियर करता हूं। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि ये बेसिकली एक जो फ्लाइट वगैरह जो है उस पर लगाया जा सकता है, राइट। अंतरिक्ष यान या फिर वायुयान पर ये लगाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि एक मतलब जो प्लेन पर इसको लगा दिया, इस सिस्टम को लगा दिया, ठीक है, इस सिस्टम को प्लेन के ऊपर लगा दिया। अब ये प्लेन जहां जहां पर भी जाएगा, जिस जिस जगह पर ये प्लेन जाएगा उस जगह के एरिया को जो है ये क्या करेगा, उस पूरे एरिया को जो है ये उसकी इमेज निकाल लेगा उस पूरे एरिया की। तो इससे क्या होता है, इससे ये एक जैसे कि सिमुलेट करता है। किस चीज को सिमुलेट करता है? हमने बात करी एक्सट्रीमली लार्ज एंटीना को, जो बहुत बड़ा जो एंटीना होता है, ठीक है, जो बहुत बड़ा जो एंटीना होता है वो एक बहुत बड़े एरिया पर जो है वो क्या कर सकता है, उसकी एक इमेजिनरी रिमोट सेंसिंग इमेजिनरी जो है वो प्रोवाइड करा सकता है, राइट। बट बहुत बड़ा जो एंटीना वगैरह जो होता है उसमें बहुत पैसे लगते हैं, बहुत कॉस्टली होता है। बट ये सिंथेटिक अपार्चर रडार जो होता है ये एक छोटी सी डिवाइस होती है जो कि प्लेन पर लगा दी जाती है या फिर कोई भी स्पेसक्राफ्ट पर लगा दी जाती है, और जहां पर भी इसके स्पेसक्राफ्ट जिस जगह पर मूव करता है उस एरिया की रिमोट सेंसिंग इमेजरी, वो भी हाई रेजोल्यूशन की, ये प्रोवाइड कराने में सक्षम होता है।
तो ये वाली चीज़ है इसकी और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सी चीज़। और इसरो ने कंप्लीट कर दिया है ये डेवलपमेंट SAR का, राइट, और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, राइट, जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन के लिए, जो कि यूएसए के साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उसके साथ ये मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। मिशन का टारगेट जो है ये लॉन्च करेंगे 2022 तक, राइट, तो ये मिशन का टारगेट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने सिंथेटिक अपार्चर रडार जो है वो तैयार कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, राइट, और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हम लोग जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये वाली बात है सिंपल सी, जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। अब गाइस एक मामला हम लोग को सामने देखने को मिल रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि बताइए, एक्सप्लेन करिए कि आपने अभी तक इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट रेगुलेटर को सेटअप क्यों नहीं किया है। ये जो इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट रेगुलेटर जो है गाइस, ये ग्रीन क्लियरेंसेस के लिए हमें देखने को मिलते हैं, राइट। जो ग्रीन क्लियरेंस होता है ना, एनवायरमेंट क्लियरेंस होता है, जैसे कि कोई एक प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट बनना है, अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कहीं पर भी जब सेटअप होगा, शुरू होगा, तो उसके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, या ग्रीन क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, राइट। ये चेक किया जाता है, मतलब पूरी तरह से देखा जाता है, जांच की जाती है कि उस प्रोजेक्ट से एनवायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा होता है तो उस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी जाती है। अगर हो रहा होता है तो फिर उस प्रोजेक्ट को अलाउ नहीं किया जाता है, या फिर किसी कुछ कंडीशंस के साथ उस प्रोजेक्ट को अलाउ किया जाता है। तो ये सब चीजें हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती हैं। तो एक ऐसी बॉडी जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से जांच करेगी, राइट, कि और ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच करेगी कि किसी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस देना है कि नहीं देना है, तो उसके लिए ये एक ऑफिस बनाने की बात की गई थी। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इस प्रकार के ऑफिस को सेटअप करने का, इस प्रकार के इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट रेगुलेटरी बॉडी को सेटअप करने का। और ये बेसिकली एक केस था, लफार्ज माइनिंग केस के नाम से इस केस को जाना जाता है। लफार्ज उमिया माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के दौरान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के बारे में बात करी थी। बट अभी तक कोई इंडिपेंडेंट एनवायरमेंट रेगुलेटर जो है वो अभी तक हमें नहीं देखने को मिले। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला है कि बताइए कि अभी तक क्यों नहीं बनाए गए हैं, राइट। तो ये रेगुलेटर जो है गाइस वो सेटअप किए जाने हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, और काफी सारे जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, वहां पर इसके ऑफिसेस भी सेटअप किए जाएंगे। इसके कार्य क्या होंगे, इसके फंक्शन क्या होंगे, तो अभी हमने बात करी कि जो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसके एनवायरमेंटल क्लियरेंस के अप्रेजल और अप्रूवल के लिए ये इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच करेगी, चेक करेगी, देखेगी कि उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देना है कि नहीं देना, एनवायरमेंट क्लियरेंस उस प्रोजेक्ट का करना है कि नहीं करना है, राइट। मॉनिटर करेगी कि जो भी कंडीशन जो सामने रखी जाती है एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, या फिर जो भी पेनल्टीज जो पोल्यूटर्स के ऊपर इम्पोज की जाती है, तो उसको देखेगी, चेक करेगी। और इस चीज को, जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट है, अगर उसको अलाउ कर दिया, जैसे कि उसमें कुछ कमियां थी प्रोजेक्ट में, कि वो प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा एनवायरमेंट को पल्यूट करता था, तो उसके ऊपर कैपिंग लगा दी थी कि अगर बोल दिया था कि आप इस जगह पर ये प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो, बट एक लिमिटेड तरीके से आप एनवायरमेंट में पॉल्यूशन जो है वो रिलीज कर सकते हो, या कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैस है वो रिलीज कर सकते हो, तो उसकी डिटेल दे दिया इस प्रोजेक्ट को, इस इंडस्ट्री को, राइट। अब जब वो इंडस्ट्री शुरू हो गई तो ये समय समय पर जाकर चेक करेगी, देखेगी, जांच करेगी, वहां पर बीच बीच में जाकर रेट डाल देगी, चेक करेगी कि वो प्रॉपर तरीके से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो कंडीशन जो सेट की गई है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये बेसिकली इंप्लीमेंटेशन जो होता है उस कंडीशन का, जो कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए दी जाती है, या फिर पल्यूटर्स वगैरह जो होते हैं, जो पॉल्यूशन ज्यादा करते हैं, यानी कि उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस के ऊपर कंडीशन दी गई थी, बट फिर भी उन्होंने उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, उसका पालन नहीं किया, तो उनके ऊपर पेनाल्टीज लगाई जाती हैं। तो ये सब चीजों की भी ये जांच करेगी, मॉनिटरिंग करेगी, राइट। तो ये वाली चीज है। इनके पावर्स की बात करें, क्या क्या इनके पास पावर है, तो रेगुलेटर जो है ये इंश्योर करेंगे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, तो इसको देखा जाएगा इन रेगुलेटर्स के द्वारा। और इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की क्यों हमें आवश्यकता है, इसकी हम बात करेंगे इस। तो ग्रीन बेंच जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है वो डील करती है फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज के साथ, और लगभग 20 साल हो गए कि फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज के साथ जो है वो ग्रीन बेंच ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डील करती है। और इस बेंच ने एक्सपीरियंस किया कि काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंसेस मिल चुका है, बट उसके बावजूद भी काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आ रही हैं एनवायरमेंट को लेकर, राइट। तो इसीलिए यहां पर सामने रखा गया कि प्रॉपर तरीके से एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा है, राइट। तो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी भी सही डिसीजन जो है वो नहीं ले रही है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से जो है वो जांच करे पूरे मतलब उसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस की,
राइट। और ये भी पाया गया कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को देखने को मिला एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट में, जो कि प्रिपेयर की जाती है, और फॉरेस्ट एरिया जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, डिमार्केट किए जाते हैं और फाइनली डाइवर्ट किए जाते हैं नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए। तो उसमें भी काफी सारे इशू सामने आए, काफी सारे करप्शन वगैरह के केसेस देखने को मिले। इसलिए कहा गया कि एक इंडिपेंडेंट अलग से एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो कि इस प्रकार की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो निकाले, राइट। तो ये चीज है, इसका समाधान निकाले। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली। और गाइस ये था लास्ट टॉपिक, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, लेक्चर को गाइस शेयर कीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप चेक करेंगे तो टेलीग्राम का एक चैनल आपको मिल जाएगा और अपना डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ पेड पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो वो फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरी डिटेल जो है वो पेड पैकेज से रिलेटेड मिल जाएगी, और भी जो भी कोर्सेज अपने हैं यहाँ पर तो उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और पीडीएफ पेड पैकेज में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, जो आप करंट अफेयर्स का जो लेक्चर देखते हैं उसकी आपको डेली पीडीएफ मिलती है। आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हैंडआउट नोट्स डेली रिवीजन के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आपको एक वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है लेक्चर का, जिससे कि आप वीकली रिवीजन करें, राइट। और फिर आपको दी जाती है मंथली मैगजीन, जिससे कि आप अपना मंथली रिवीजन करें। और इस प्रकार की अगर आप तैयारी करेंगे इस प्रकार से कि डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन और मंथली रिवीजन, यानी कि लेक्चर को सुनने के बाद डेली लेक्चर को रिवाइज करेंगे नोट से, वीकली रिवाइज करेंगे और मंथली रिवाइज करेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है मेंस में बैठने से, राइट। क्योंकि यहाँ पर पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी जो है वो मैं करंट अफेयर्स की आपकी करवाता हूँ। एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका छूटेगा नहीं अगर आप ये 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो, राइट। किसी भी एक टॉपिक को आप 3 बार पढ़ लोगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप उस टॉपिक को भूलोगे नहीं। बट आपको करना इसी प्रकार से कि डेली लेक्चर सुनो, और देखो जब आपको पूरे नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं तो इसमें आपका टाइम भी बचता है। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर इस नोट्स वगैरह के क्या फायदे हैं, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं गाइस कि इसका फायदा है आपका टाइम। आप डेली करंट अफेयर्स की जो नोट्स बनाते हैं तो उसमें आपका जो टाइम इन्वॉल्व करते हो आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने पे, क्योंकि यहां पर आपको पूरी चीज जो है वो प्रोवाइड की जाती है, बस आपको सिर्फ पढ़ना होता है और कुछ नहीं, राइट। पीडीएफ पेड पैकेज को जब आप ज्वाइन करते हो उसका फायदा ही है, जो स्टूडेंट इसको ज्वाइन करते हैं उनको खुद ब खुद फायदा जो है वो फील होता ही है, राइट। और ये बेसिकली एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है अपना टाइम बचाने के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है डेली बेसिस पर आता है कंटेंट, राइट। तो उसमें अगर आप डेली बेसिस पर अगर आप रेगुलरली जो है वो नोट्स बनाते रहोगे तो उसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। बाकी फिर आपकी मर्जी है, मैं उसके लिए बिल्कुल मना नहीं करता हूं, अगर आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसा कर सकते हैं। बट इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी काफी ज्यादा कम फीस में, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में ये फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है, जहां पर पूरी आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, इसके अलावा और भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, और अभी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2021 में अपीयर हो रहे हैं, राइट, वो मतलब उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है और मैंडेटरी है, आप वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। उसमें आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। 27 मार्च से पहला आपका पेपर जो है वो, पहला टेस्ट जो है वो शुरू होगा, बट 23 मार्च से 23 मार्च से आपके टारगेट शुरू हो जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज में आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप डेली पढ़ो, उन टारगेट्स को अचीव करो, राइट। और इस प्रकार से पूरा सिलेबस जो है वो आप लोगों का टारगेट्स के आधार पर आपको, यानी कि ऐसा अगर आप टारगेट को फॉलो अप करते हुए चलोगे तो आपका पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सिविल सर्विसेज एग्जाम से पहले पहले, 27 जून 2021 से पहले पहले, राइट। और टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, और इसकी फीस भी काफी कम है। पूरी डिटेल्स आपको नेक्स्ट आने वाली स्लाइड्स में मिल जाएंगी। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।